हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर्थ और फर्स्ट की भारत में सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 10 और बीए प्रोग्राम का डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर्थ और फर्स्ट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 4 भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन, ई गवर्नेंस, भारत में ई गवर्नेंस की यात्रा, ई गवर्नेंस के मॉडल, डिजिटल इंडिया मिशन का केस स्टडी, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन यानी कि ई गवर्नेंस के बारे में। तो कैसे तकनीक ने हमारे प्रशासन को बदला, कैसे सरकार और जनता के बीच की दूरी घटाई और कैसे भारत डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को एक कहानी की तरह। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे कि आखिर ई गवर्नेंस है क्या। तो परिचय में हम देख लेंगे, ई गवर्नेंस का मतलब है शासन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग। तो स्टूडेंट, कभी वो जमाना था जब सरकारी कामों में घंटे लग जाते थे, लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फाइलें इधर से उधर घूमती रहती थी और पारदर्शिता का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर आई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे हम आईसीटी की क्रांति भी कहते हैं, और प्रशासन में हमारी एक नई सोच आई जिसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। तो ई गवर्नेंस का मतलब है शासन में सूचना और तकनीक का उपयोग करना, ताकि जो व्यवस्था है वो तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनी रहे। तो इससे प्रशासन तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनता है। इसका उद्देश्य है जनता तक सेवाएं आसानी से पहुंचाना, भ्रष्टाचार कम करना और जवाबदेह बनाना। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो सेवा है वो जनता तक आसानी से पहुंच जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए और जवाबदेही को बढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ई गवर्नेंस की मौलिक संरचना को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस की मौलिक संरचना के बारे में। तो ई गवर्नेंस जो है वो हमारे 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। तो ई गवर्नेंस 3 मुख्य आधारों पर टिकी है। फर्स्ट हमारी आता है तकनीकी आधारभूत ढांचा, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल नेटवर्क। तो स्टूडेंट, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल नेटवर्क, ये ही वो आधार है जिस पर पूरा डिजिटल प्रशासन खड़ा हुआ है। तो इनको ही हम तकनीकी आधारभूत ढांचा कहते हैं। सेकंड हमारे आते हैं सॉफ्टवेयर और सेवाएं, पोर्टल, मोबाइल ऐप, डाटाबेस। तो जैसे सरकारी पोर्टल, मोबाइल ऐप्स, डाटाबेस और क्लाउड सिस्टम, ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर और सेवाएं हो गई। थर्ड हमारे आता है प्रशासनिक ढांचा, जिसमें नीतियां, संस्थाएं और नागरिकों की भागीदारी। तो नीतियां, संस्थाएं और नागरिकों की भागीदारी यानी कि सरकार और जनता के बीच समन्वय, इसको हम प्रशासनिक ढांचा कहते हैं। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी ई गवर्नेंस की मौलिक संरचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में ई गवर्नेंस का विकास 1970 से अब तक। तो हम बात कर लेते हैं जो भारत था उसमें ई गवर्नेंस का विकास किस तरीके से हुआ है। तो चलिए है भारत की यात्रा कैसे आगे बढ़ी। तो सबसे पहले जो हमारा साल आता है वो हमारा आता है 1970 से 80। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, प्रशासन में कंप्यूटर का प्रयोग शुरू। तो इस समय एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई। कंप्यूटर पहली बार सरकारी कामकाज में उपयोग में लाए गए। उसके बाद सेकंड आता है 1990 से 2000, इंटरनेट आया, मंत्रालय की वेबसाइट बनी, आईटी एक्ट 2000 लागू हुआ। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो था हमारा, यानी कि इंटरनेट इस समय हमारा 1990 से 2000 के बीच में आया और मंत्रालय की वेबसाइटें बनी और आईटी एक्ट 2000 भी लागू हुआ। तो अब सरकार ऑनलाइन देखने लगती थी। थर्ड आया हमारा 2000 से 2014, राष्ट्रीय ई
गवर्नेंस योजना 2006, कॉमन सर्विस सेंटर, ऑनलाइन पासपोर्ट और रेलवे टिकटिंग शुरू। तो राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू हुई, जिसमें कि कॉमन सर्विस सेंटर बने, ऑनलाइन पासपोर्ट और रेलवे टिकटिंग भी शुरू हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर आता है 2015 से अब तक डिजिटल इंडिया मिशन, आधार, यूपीआई, भीम, डिजिलॉकर, डीबीटी, एम गवर्नेंस का विस्तार। तो भारत में आया हमारा डिजिटल इंडिया मिशन, जिसने आधार, यूपीआई, भीम, डिजिलॉकर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे हम डीबीटी कहते हैं, तो इस जैसी सेवाएं दी। अब शासन सच में डिजिटल बन चुका था। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी भारत में ई गवर्नेंस विकास 1970 से अब तक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में अंतर। तो सबसे पहले हम ई गवर्नमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो ई गवर्नमेंट का मतलब है केवल सरकारी कामकाज का कंप्यूटरीकरण। तो केवल सरकारी कामों का कंप्यूटरीकरण करना ही हमारा ई गवर्नमेंट कहलाता है। और ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस का मतलब है प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ई गवर्नेंस का अर्थ है तकनीक के जरिए शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। इसको ये हम ई गवर्नेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ई गवर्नेंस के विकास का गार्टनर का मॉडल। तो गार्टनर के मॉडल की बात कर लेते हैं, जिसे हम 4 स्तरीय मॉडल भी कहते हैं। तो सबसे पहला आता है चरण सूचना चरण, सरकारी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराना। तो जो सरकारी वेबसाइट है उन पर सूचनाएं आना। सेकंड, संवाद चरण, नागरिक और सरकार के बीच ईमेल या पोर्टल द्वारा संवाद। तो नागरिक और सरकार के बीच ईमेल, चैट या पोर्टल के जरिए संवाद होना चाहिए। थर्ड, लेन देन चरण, जिसमें सेवा और भुगतानों को ऑनलाइन करना, जैसे टैक्स, बिल, ये सभी ऑनलाइन करना। फोर्थ, परिवर्तन चरण, प्रशासन में व्यापक बदलाव और डिजिटल रूपांतरण, जैसे कि आधार, यूपीआई, डिजिटल इंडिया। तो यही सभी हमें सबसे उन्नत और प्रभावी स्तर बनाते हैं। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे ई गवर्नेंस के विकास का गार्टनर का मॉडल, जिसे हम 4 स्तरीय मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ई गवर्नेंस से पहले और बाद का विश्लेषण। तो अब हम दोनों की अंतर कर लेते हैं, पहले और बाद के समय की। तो पहले प्रशासन धीमा और जटिल था, अब सेवाएं तेज और ऑनलाइन उपलब्ध है। तो कभी सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइन लगती थी, आज जो सेवाएं है वो कुछ क्लिक में घर बैठे मिल जाती है। तो पहले काम धीमे, कागजी और महंगे थे, अब तेज, पेपरलेस और किफायती है। तो पहले भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता अधिक थी, अब पारदर्शिता और ट्रैकिंग आसान हो गई है। तो पहले पारदर्शिता कम थी, भ्रष्टाचार ज्यादा था, अब हर चीज ट्रैक की जा सकती है और जनता को जवाबदेही मिली है। तो पहले नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब घर बैठे सेवाएं मिल रही है। तो पहले लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, अब पासपोर्ट, बिजली बिल, पेंशन सब कुछ हमारा मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाता है। तो पहले कागजी काम ज्यादा और खर्च अधिक था, अब पेपरलेस काम और लागत हो गई है। पहले जवाबदेही सीमित थी, अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग और आरटीआई से जवाबदेही मजबूत हुई है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे ई गवर्नेंस से पहले और बाद का विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ई गवर्नेंस के प्रभाव को लेकर। तब हम बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस के प्रभाव। तो ई गवर्नेंस जो है उसने भारत के हर क्षेत्र में गहरा असर डाला है। फर्स्ट हमारा आता है आर्थिक क्षेत्र में, डीबीटी से लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचा, बिचौलियों की भूमिका बढ़ी। तो जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है यानी कि डीबीटी है, उससे पैसे सीधे नागरिकों तक पहुंचने लगे, बिचौलियों की भूमिका बढ़ी घटी, जिससे कि पारदर्शिता जो है वो बढ़ी। सेकंड आया सामाजिक क्षेत्र में देखें तो डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ। तो डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ हमारे सामाजिक क्षेत्रों में ई गवर्नेंस के वजह से। राजनीतिक क्षेत्रों में देखें तो आरटीआई और ऑनलाइन पोर्टल से नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ी। तो जो हमारा आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार है और जो ऑनलाइन पोर्टल्स है उन्होंने नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई। प्रशासनिक क्षेत्र में देखें तो पेपरलेस ऑफिस, तेज सेवा वितरण और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंध संभव हुआ। तो पेपरलेस ऑफिस, तेज सेवा वितरण और डिजिटल रिकॉर्ड संभव हो पाना, यह हमारा प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ हुआ। तो यही थे हमारे ई गवर्नेंस के प्रभाव, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ई गवर्नेंस मॉडल आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस मॉडल के बारे में, जिसमें हमें केस स्टडी करनी है डिजिटल इंडिया मिशन पे। तो डिजिटल इंडिया मिशन को चलो एक एक करके समझ लेते हैं। तो
अब आप बात करते हैं हम एक शानदार उदाहरण की, जो कि हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से देखेंगे, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। तो शुरुआत 1 जुलाई 2015, नारा पावर ऑफ एम्पायर। इसका नारा था पावर ऑफ एम्पायर, यानी कि जनता को तकनीक से सशक्त बनाना। मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य उद्देश्य में देखिए डिजिटल इंडिया मिशन के, हर नागरिक तक डिजिटल आधारभूत पहुंचे। तो हर नागरिक को डिजिटल आधारभूत ढांचा देना, मांग पर शासन और सेवाएं उपलब्ध कराना। तो सेवाओं को मांग पर उपलब्ध कराना, साथ साथ नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। तो स्टूडेंट यही थे हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के कुछ मुख्य उद्देश्य। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख पहलों की। तो इस मिशन के अंतर्गत कई प्रमुख पहले तय की गई, जैसे कि आधार कार्ड की, यूपीआई और भीम की, और डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, माई गवर्नमेंट, उमंग ऐप, भारत नेट, ई नाम जो कि कृषि के लिए है। तो ये सभी योजनाएं, इन पहलों ने ही भारत को एक डिजिटल रूप में बदलता हुआ एक राष्ट्र बना दिया। तो स्टूडेंट यही था हमारा डिजिटल इंडिया मिशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ई गवर्नेंस की सीमाएं आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस की सीमाएं के बारे में। हालांकि ई गवर्नेंस की हमारी कुछ राह चुनौतियों से मुक्त नहीं है। इसमें हमारी बहुत सारी सीमाएं हैं, जैसे कि डिजिटल सहायता की कमी और ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़ी चुनौतियां, तकनीकी अवसंरचना पर अधिक खर्च, कभी कभी तकनीकी गरीबी खराबी से सेवाएं बाधित हो जाती है। तो ये सभी अभी भी प्रमुख बाधाएं हैं। कभी कभी जो तकनीकी अगर वो खराब हो जाए तो जो सेवाएं है वे भी रुक जाती है, जैसे कि सर्वर डाउन या नेटवर्क फेल होना। तो स्टूडेंट यही थी हमारी ई गवर्नेंस की सीमाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे ई गवर्नेंस ने भारत के प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित बनाया है। तो स्टूडेंट ई गवर्नेंस जो था उसने भारत के प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाया। डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम ने शासन को घर घर तक पहुंचा दिया। जो डिजिटल इंडिया था उसने आम लोगों तक ये सेवाएं पहुंचाई। हालांकि चुनौतियां मौजूद है, फिर भी ई गवर्नेंस भारत को गुड गवर्नेंस की ओर ले जाने वाला सशक्त साधन है। तो ई गवर्नेंस भारत को गुड गवर्नेंस की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक कल्याण नीतियों के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।